चीजें स्पेशली देखेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रवृत्तियां रही, ट्रेंड्स क्या रहे। ट्रेंड्स कहने के पीछे हमारा मतलब ये है कि आप जानते हो राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत हुई 1885 से शुरू हुई। 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस की स्थापना के साथ हम उसको मानते हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति तो आप जानते हो 15 अगस्त 1947 को हुई। तो कांग्रेस की स्थापना से लेकर के स्वतंत्रता की प्राप्ति तक अगर आप देखें तो लगभग 15 इधर है और 37 उधर है, यानी 62 सालों का इतिहास है। तो क्या इन 62 सालों के इतिहास में स्वतंत्रता के लिए जो कार्यक्रम लाए गए, जो लक्ष्य रखे गए, वो क्या एक जैसे थे? क्या आंदोलन का स्वरूप एक ही जैसा था? नहीं। समय समय के साथ साथ लक्ष्य बदले, कार्यक्रम बदले, लोगों की सहभागिता बदली। सामाजिक आधार की बात हमने किया था ना। तो वो कैसे बदले? जाहिर सी बात है, एक विकल्प असफल होगा तो दूसरा विकल्प शुरू होगा, दूसरा असफल होगा तो तीसरा होगा। तो उसमें इंटरकनेक्शन क्या था, कैसे विकास हुआ, आज के टॉपिक में हम लोग पहले ये देखेंगे कि एक समग्र दृष्टिकोण रखें। यह भी देखेंगे कि क्या राष्ट्रीय आंदोलन में शुरू से ही जो सब कुछ हुआ वो सब सकारात्मक भी हुआ कि कुछ नकारात्मक या नेगेटिव तत्व भी उसमें शामिल थे। जाहिर सी बात है, कई प्रकार की शक्तियां रहती हैं, नकारात्मक भी रहती हैं, पॉजिटिव भी रहती हैं। तो जो नेगेटिव फैक्टर्स थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो हम आज के फर्स्ट हाफ में तो पहले इसको डिस्कस करेंगे और फिर सेकंड हाफ में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना से संबंधित भी काफी मिथक है, खास करके सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत को लेकर के। तो हम वहां सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत का परीक्षण भी करेंगे और देखेंगे भी। श्योर? तो आज के इस क्लास में हम लोग पहले इसको डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन की प्रवृत्तियां, यानी 1885 से लेकर के 1885 से लेकर के 1947 तक के इनके चरण, विभिन्न चरण, लक्ष्य और कार्यक्रम देखेंगे। विभिन्न चरण, लक्ष्य और कार्यक्रम देखेंगे। फर्स्ट जो पार्ट होगा उसका यही उद्देश्य होगा। शुरुआत करते हैं। आइए, देखिए 1885 से लेकर 1885 से लेकर 1907 तक, 1947 तक जो डिफरेंट चरण है वो आपको इस ग्राफ में दिखाई देंगे। एक एक पॉइंट को देखिए, डिस्कस करिए। हम लोग एक एक ब्लॉक को बहुत डिटेल चर्चा करेंगे, प्री के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप जो क्रमिक विकास हुआ है, जो डिफरेंट सीढ़ियां रही हैं, उनको आप लोग जरूर देखें। तो शुरुआत हमने 1885 से लेकर के 1905 का किया। पहला जो 2 दशक है वो उदारवादी चरण है, मॉडरेट फेज है ना। और इस चरण में आप देखेंगे कि औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी लक्ष्य होगा। तो सबसे पहला तो प्रश्न प्री यही बनेगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 2 वर्षों में, प्रथम 2 दशकों में लक्ष्य क्या था? औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी। औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी का मतलब क्या हुआ कि सत्ता आप चलाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमको भी भागीदारी दीजिए। किसमें? शासन में और प्रशासन में, पॉलिसी मेकिंग में और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में। और आप देखेंगे कि इस चरण के प्रमुख मांगों में यही रहेगा कि कैसे आम जनता की या लोगों की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित हो। श्योर है? आपको बता दूं, इसी औपनिवेशिक, इसी उदारवादी चरण को आप देखेंगे कि उदारवादी चरण को ही हम लोग मितवादी चरण, जो उदारवादी चरण है, इसी को हम लोग मितवादी चरण भी कहते हैं। मितवादी चरण
इसी को हम लोग कहते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद का भी चरण कहते हैं, आर्थिक राष्ट्रवाद का चरण कहते हैं, फेज ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आर्थिक राष्ट्रवाद का चरण। और जो आधुनिक शब्दावली में हम लोग इसे कहते हैं प्रारंभिक, द अर्लियर नेशनलिस्ट, प्रारंभिक राष्ट्रवादी कहते हैं। आपको बता दूं, जो उदारवादी और मितवादी नाम है, वास्तव में यह कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, बाद के लोगों के द्वारा यह दिया गया है। जो पॉलिटिकल साइंस की जो उदारवाद की अवधारणाएं हैं वो डेफिनेशन यहां ना लगाइएगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो उदारवादी वर्ड्स को मॉडरेट कहते हैं, ना कि लिबरलिज्म कहते हैं, है ना। एक लिबरलिज्म या जो उदारवाद की अवधारणा है वो पॉलिटिकल साइंस में भी है, लोग देखी जाती है, उससे ये अलग है। एक्चुअली जो उदारवाद शब्द था उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा शुरुआती राष्ट्रवादियों के आलोचना के लिए ये शब्द यूज किया गया था। और आप देखेंगे कि उदारवादी चरण में जो मांगे थी वो कम उदारवादी नहीं थी, या कम क्या कहते हैं क्रांतिकारी नहीं थी, से काफी आगे की थी, है ना। तो ये आलोचना के लिए चीजें हैं, आप समझने की जरूरत है। इसमें जो इस चरण में जो मांगे रखी जाएंगी, आप देखेंगे कि वो मांगे तत्कालीन समय के हिसाब से देखेंगे तो काफी आक्रामक मानी जाएंगी वो, है ना। और उनकी बहुत सारी मांगे आप देखेंगे कि उग्र राष्ट्रवादी और अगले चरण में भी उसे रखा गया। यानी उदारवादी चरण में जो मांगे रखी गई, जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, एक एक ब्लॉक को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि उदारवादी चरणों की मांगों को उग्र राष्ट्रवादियों में ने भी कुछ कंटिन्यू किया, कुछ आगे भी कंटिन्यू किया, है ना। तो उसका महत्व कहीं कम नहीं हो जाता। मितवादी चरण भी वही है। इसी को हम लोग संवैधानिक राजनीति का विचरण कहते हैं, संवैधानिक राजनीति का चरण, संवैधानिक राजनीति का चरण कहते हैं। और जाहिर सी बात है, संवैधानिक रणनीति का मतलब यही है कि संवैधानिक राजनीति का चरण कि इसमें जो भी आंदोलन चलाया गया वो कानून के दायरे में चलाया गया, है ना। सड़क पे उतरा नहीं गया, बस संवैधानिक संस्थाओं को पत्र लिखा गया और उनसे सुधार की अपेक्षा की गई, राइट। तो ये सारी चीजें थी। आर्थिक राष्ट्रवाद इसलिए कहा गया कि इसी समय जो धन की निकासी की बात हमने आपको बताया था, वो इसी समय, यहाँ पे और डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी सी, आर्थिक राष्ट्रवाद की बात बताया गया था कि औपनिवेशिक साम्राज्य की, औपनिवेशिक साम्राज्य की आर्थिक मीमांसा की गई। मीमांसा का मतलब विश्लेषण। औपनिवेशिक साम्राज्य की आर्थिक मीमांसा की गई। और जब ये आर्थिक मीमांसा की गई, आर्थिक विश्लेषण किया गया, तो ये पाया गया कि वास्तव में भारत की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जो मूल कारण है वो क्या है? औपनिवेशिक नीतियां हैं, ब्रिटिश सरकार है। और जब ये बात प्रमाणित हो जाएगी तो अगले चरण में जो आंदोलन है वो क्या होगा? और भी आक्रामक हो जाएगा, राइट। तो फिलहाल अभी के लिए इतनी ही बातों तक हम अपने आप को सीमित करते हैं कि अभी जो इसका था वो क्या था? औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी का मतलब है, और भागीदारी कर रहे हैं तो इस विचारधारा के साथ कर रहे हैं कि औपनिवेशिक सत्ता कुछ सकारात्मक परिवर्तन ले आएगी, है ना। इस चरण में आप सबसे बड़ी जो कमी देखेंगे वो आपको ये कमी दिखाई देगी कि इस चरण में जो भारतीय नेता थे, उन नेताओं का ये मानना था कि भारत में औपनिवेशिक शोषण के लिए यहाँ के जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं, ना कि पूरी ब्रिटिश सत्ता। जबकि हकीकत ये थी कि पूरा ब्रिटिश सत्ता उस शोषण में क्या था? शामिल था, राइट। क्लियर बात है। इसीलिए आप देखेंगे कि इस युग के जो लोग हैं वो यहां पे रहने वाले अंग्रेजों की तो भले आलोचना कर दें, लेकिन वे हमेशा क्राउन के पक्ष में रहते थे। अधिवेशनों में महारानी की जय जैसे नारे लगते थे, है ना। क्लियर है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी। लेकिन किसी चीज में कमी होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे इंटेंशनली कह दीजिए कि वो सरकार का समर्थन करना चाहते हैं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं थी।
श्योर है? तो ये रहा पहला चरण, सामान्य तौर पे जिसे आप उदारवादी चरण के रूप में जानते हैं, 1885 से लेकर के 1905 तक रहा। इस दौर में 28 से 30 दिसंबर तक कांग्रेस की बैठक होती थी, वहीं रणनीति तय की जाती थी, वहीं डिमांड रखा जाता था और डिमांड को सारी संवैधानिक संस्थाओं के पास भेज दिया जाता था, इस अपेक्षा के साथ कि लोग उस पर क्या करेंगे, निर्णय लेंगे। दूसरा जो चरण था वो था 1905 से लेकर के 1907 तक का था, उग्र राष्ट्रवादी चरण था और इसका जो टारगेट था वो क्या था, स्वराज्य या स्वराज। इसका जो चरण था वो था स्वराज था, राइट। अब अगर पूछो कि उस जमाने में स्वराज का क्या कॉन्सेप्ट था, क्या वैधानिक आधार था, तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल था, है ना। ये इस स्वराज का मतलब ये कतई नहीं था ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति, बल्कि ब्रिटिश शासन के अधीन ही भारतीयों को अधिक से अधिक है क्या किया जाए कि उत्तरदायित्व दिया जाए, ये पॉइंट इसके अंतर्गत था, स्वराज के अंतर्गत। और यहीं पर आपको राष्ट्रीय शिक्षा है ना, राष्ट्रवाद आपको दिखाई देगा, उन्मुख दिखाई देगा, जनता आम जनता से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो वो सारी चीजें, स्वदेशी है, बहिष्कार है, राष्ट्रीय शिक्षा है, एक राष्ट्र है, तो इसकी अवधारणाएं आपको दिखाई देंगी। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, लक्ष्य ये रखा गया। और 1905 से 7 के दौरान जो कार्यक्रम चलाया गया स्पेशली, वो चलाया गया स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन की ये प्रथम उत्ताल तरंग थी। राष्ट्रीय आंदोलन की आप इसे कह सकते हो कि राष्ट्रीय आंदोलन की प्रथम तरंग थी स्वराज, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को मान सकते हैं। क्लियर है, राइट। फिलहाल 1907 में सूरत विस्फोट के साथ यह आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया। उदारवादी भी अपने लक्ष्य में असफल, उग्र राष्ट्रवादी भी अपने लक्ष्य में असफल हुए और अंत में एक शून्यता की स्थिति आ गई कि अब क्या हो, है ना। यह भी विकल्प फ्लॉप हो गया, वह भी विकल्प फ्लॉप हो गया और ऐसे में एक आंदोलन आया, वो था क्रांतिकारी आंदोलन, राइट। 1897 से ही शुरू हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से वो 1907 से लेकर के 1915 तक दिखाई दिया। आप देखेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो क्रांतिकारी चरण है वो दो भागों में दिखाई देगा। एक तो 1907 से लेकर के 1915 तक दिखाई देगा और फिर उसके बाद आपको दिखाई देगा 1924-25 के आसपास दिखाई देगा, है ना। और क्रांतिकारी आंदोलनों के संदर्भ में दो बातें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जब भी किसी कारण की वजह से राष्ट्रीय आंदोलन में बिखराव की स्थिति आ जाती थी, तो ये क्रांतिकारी आगे बढ़ करके उसको आगे ले जाने का प्रयास करते थे। दोनों कंडीशन में, एक तो असहयोग आंदोलन के बाद आप देखेंगे इस तरह की स्थिति आई और दूसरा 1907 के बाद स्थिति आई। और इन क्रांतिकारी लोगों ने सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्य रखा सबसे पहले औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति। यानी ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको लगा कि ब्रिटिश शक्ति की में ब्रिटिश सत्ता में सुधार नहीं हो सकता है, बल्कि क्या करने की जरूरत है, इससे मुक्ति ही एकमात्र लक्ष्य हो सकता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, क्रांतिकारियों का यह मानना था, है ना, क्रांतिकारियों का मानना था कि अगर ब्रिटिश सत्ता पर कहीं किसी तरह की समस्या आती है तो उस समस्या का हमको फायदा उठाना चाहिए, तख्ता पलटने का प्रयास करना चाहिए। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि ये इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काम किया। यानी राष्ट्रीय आंदोलन के जो विस्तार है, जो स्पेन है, और तेजी से विस्तृत किया, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफगानिस्तान हो। उस सेक्शन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो काफी डिटेल पढ़ेंगे। और ये क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन 1907 से 15 और फिर उधर 24 से लेकर के 29 तक था। जब क्रांतिकारी को पढ़ा जाएगा तो दोनों चरणों को पढ़ा जाएगा, दोनों चरणों में क्या अंतर है इसको भी देखा जाएगा। लेकिन अभी आपको दिमाग में रखना चाहिए कि जब उदारवादी और
उग्र राष्ट्रवादी विकल्प अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके और राष्ट्रीय आंदोलन में निराशा छा गई, तो उस निराशा को दूर करने का प्रयास किया किसने? क्रांतिकारी आंदोलन ने किया। और टिट फॉर टैट, जितने भी बदनाम अधिकारी थे पकड़ पकड़ करके उनको क्या करना? शूट करने का प्रयास किया गया है ना। तो जो दहशत औपनिवेशिक सत्ता की आम जनता में थी, क्रांतिकारियों ने वही दहशत अधिकारियों के बीच में रखी। राइट, तो हम लोग कभी इस पे विशेष डिटेल चर्चा करेंगे जब ये ब्लॉक चर्चा करेंगे क्रांतिकारी आंदोलनों की। लेकिन अभी ये जानने की जरूरत है कि पहले लक्ष्य रहा क्या? भागीदारी, उसके बाद लक्ष्य रहा स्वराज, इसके बाद लक्ष्य रहा औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति। लेकिन ये क्रांतिकारियों का था, इसीलिए मैंने इसको रेड से किया कि क्रांतिकारी आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे, उनका चले तो वो तुरंत औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति का प्रयास करते। और एक बात और भी ध्यान देने की जरूरत है, खास करके प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 से 18 के दौरान आप देखोगे कि भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आपको रहेंगी, है ना, वो सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस, वो क्या कहते हैं, ब्रिटिश सत्ता का समर्थन करेंगी। लेकिन ये क्रांतिकारी ऐसे होंगे कि बाहर जाकर के उन्होंने ये प्रयास किया कि ब्रिटिश सत्ता को क्या किया जाए? पलट दिया जाए। यहाँ पे हमने टाइम को मोटी मोटा रखा है, अदरवाइज क्रांतिकारी आंदोलन का जो पहला चरण है कम से कम 1918 तक तो करना ही चाहिए था, है ना। तो आप ये मान के चलिएगा कि 1907 से लेकर के प्रथम विश्व युद्ध तक 1917-18 तक ये पहला चरण चलेगा। डेट पे कॉन्साइज होइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी का आगमन और अन्य सारी चीजें थी, इसलिए हमने यहाँ पर 1915 को लिख लिया। श्योर। तो यहां तक आप देखेंगे कि एक बात और भी ध्यान में रखिएगा कि यहां तक आप अभी भी जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन होगा वो अखिल भारतीय स्तर का नहीं है। चाहे वो औपनिवेशिक, चाहे वो उदारवादियों का चरण हो, चाहे ये बहिष्कार आंदोलन हो, चाहे क्रांतिकारी आंदोलन हो। क्रांतिकारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पहुंच जरूर गए, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर नहीं थे, यानी हर जगह इनकी व्यापकता नहीं थी। और जो क्या कहते हैं कि जो अखिल भारतीय स्तर पहुंचेगा वो गांधी जी के आगमन से पहुंचेगा। ठीक है। और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवाद जो है वो क्या है? एक नए चरण की शुरुआत करता है। और इसीलिए अगर हम ये कहें कि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में अगर हम इस बात को कहें कि जो गांधी जी का आगमन था वो निश्चित रूप से क्या कहेंगे कि विभाजक रेखा मान सकते हैं, एक महान विभाजक रेखा मान सकते हैं। प्रवृत्तियों में अंतर बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि 1885 से लेकर के 1915 तक आप देख रहे हैं अलग अलग चरण में अलग अलग लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रयास किया, लक्ष्यों के लिए प्रयास किया। लेकिन 1915 से लेकर के 1947 तक, 1947 तक ये चरण जाना गया सिर्फ एक व्यक्ति के नाम से, और वो था गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण, है ना। आजकल जानते हो जो सोशल मीडिया है, भाई दूर रहना, थोड़ा सा हमको लग रहा है कि अक्षरों पे लिख दिया गया, सीधे आपको यह बता दे रहा हूं 1915 से लेकर के 47 तक, चलो यहां लिख दूं 19 से लेकर के ये जो चरण था वो गांधीवादी चरण था, गांधीयन एरा था, गांधीवादी चरण था। और देखो आजकल जानते हो क्या है, खास करके जो फेसबुक और व्हाट्सएप का साहित्य है वो गांधी जी के संदर्भ में अगर उसके आधार पर लगोगे मूल्यांकन करने ना तो एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। प्लीज कम से कम गांधी के मूल्यांकन पे यूपीएससी में लिखने के लिए उस ज्ञान का तो प्रयोग ना करिएगा। संभव है कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा क्रांतिकारी हो गए हों आप लोग, उसको पढ़ पढ़ के, तो हो सकता है कि आपको लगे गांधी में आलोचना के तत्व ज्यादा दिखे। आलोचना करिएगा जहां होने लायक होगी, लेकिन आलोचना करते समय ऐसा भी ना सोशल मीडिया वाली भाषा न पकड़ लीजिएगा। क्लियर है। तो निश्चित रूप से मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, दो बातें कहूंगा फिलहाल के लिए कि आप जानिए आपके जितने भी आइकॉनिक पर्सनालिटी थे 1915 से लेकर के 1947 तक रहे, वो सारे आइकॉनिक पर्सनालिटी की बात कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद भी चाहे उनके विरोधी थे चाहे समर्थक थे, अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी पूरा फेज किसी एक व्यक्ति के नाम से जाना जा रहा है, गांधीवादी चरण के नाम से जाना जा रहा है, तो कम से कम उसके महत्व और इवैल्यूएशन में
हल्कापन तो नहीं हो सकता, है ना। तो निश्चित रूप से एक लंबा समय है गांधी जी के नाम से जाना गया। तो खैर हम लोग एक एक फेस को देखेंगे, उनकी व्यक्तिगत विचारधारा क्या थी, गांधी का उदय कैसे हुआ, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे। इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर में 1915 से लेकर के हम लोग चर्चा 1947 का जो टाइम है वो गांधीवादी चरण के रूप में पूरा देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज हम कह रहे थे कि आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी देखिए गांधीयन थॉट्स को, गांधीयन थियोरी को क्या किया जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे अगर आप देखें तो मनाया जा रहा है कब, 2 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब गांधीवादी फिलॉसफी को, गांधीयन दर्शन को डिफेंस में स्वीकार किया जा रहा है कि संघर्ष विनियोजन की जो गांधीवादी रणनीति है वो क्या है ना, उसे माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में उसे स्वीकृति की जा रही है। और वैसे स्थिति में जब हम लोग अपने ही राष्ट्र में गांधी का मूल्यांकन अगर गलत नजरिए से करेंगे तो वो सही नहीं होगा। इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे दृष्टिकोण का डेवलपमेंट करना होगा। फिलहाल गांधी जी का आगमन एवं प्रारंभिक आंदोलन यानी 1915 से 18 का समय है, ये हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर गांधी जी के विचारधारा के बारे में भी चर्चा करेंगे। यानी गांधीयन पार्ट पे अगर हम लोग उठा करके देखें तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस चीज का, यहाँ पे हम लोग जब गांधीवादी फेज में पढ़ेंगे तो सबसे पहले गांधीवादी विचारधारा पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है यह विचारधारा जो है 2 पिलर पे थी। एक दो पिलर थे इसके, सत्य, ट्रुथ और अहिंसा। और सत्य और अहिंसा के आधार पर 4 रणनीतियां लाई गईं। सत्याग्रह, सत्याग्रह, असहयोग, असहयोग, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। ये 4 विचार लाए गए। सत्याग्रह गांधी के द्वारा 4 यूज किए गए, चंपारण, है ना, अहमदाबाद, खेड़ा और रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में सत्याग्रह फेल हुआ तो फिर उन्होंने असहयोग की शुरुआत किया। असहयोग आंदोलन वापस लाया गया तो फिर 33-34 में उन्होंने सविनय अवज्ञा की शुरू किया और लास्ट में 1942 में आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसको हम लोग पूरे विधिवत उस समय पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा इसको, ठीक है। फिलहाल आइए हम लोग बात करते हैं, बात को, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो गांधी जी का आगमन होगा 1915 से 19 तक। होम रूल आंदोलन चलेगा, स्वशासन, है ना। और इसी समय आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक तो प्रथम विश्व युद्ध तो हो ही रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हो रहा है। दूसरी चीज इसी समय आप रॉलेट एक्ट में भी देखेंगे। खैर वो प्रारंभिक आंदोलनों में, सत्याग्रह आंदोलन में भी आ जाएगा। होम रूल आंदोलन 1915 से 18 में आ जाएगा और इसी समय श्रमिक चेतना की शुरुआत होगी। यानी आप देखेंगे कि श्रमिक जो आंदोलन हैं, श्रमिक जो संगठन हैं, है ना, वो आपको इसी चरण में यहीं से शुरुआत हो जाएगी। और जैसे ही आंदोलन में किसान और मजदूर जुड़ेंगे तो इन आंदोलनों की अपेक्षा आगे के जो आंदोलन है वो आपको काफी आक्रामक होने वाले हैं, अधिक एग्रेसिव आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो स्वशासन हो। अब आप देखिए जरा लक्ष्यों पे ध्यान में रखिएगा कि चाहे वो स्वशासन हो, चाहे औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी हो, स्वराज हो, औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति हो, स्वशासन हो, ये सब की जो डेफिनेशन आप देखोगे ना,
लमसम एक जैसी मिलती जुलती आपको दिखाई दे रही है ना। बस उसमें इमोशन ज्यादा लग रहा है, लीगली स्तर पर ये डिफरेंसेस आपको नहीं दिखाई देगा कि सर स्वराज और स्वशासन में क्या अंतर था। ये तो अंतर तो दिखाई देगा, है ना। भागीदारी से अगला स्टेप स्वराज था, ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन स्वराज और स्वशासन में क्या अंतर था अगर को पूछ लिया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस इतना सब आप जरूर जानते रहिए कि स्वराज को अधिक से डिफाइन नहीं किया गया, बल्कि स्वशासन को थोड़ा सा साइंटिफिकली होम रूल को आयरलैंड मॉडल के आधार पर डिफाइन किया गया कि ये विभाग ब्रिटिशर्स के अंदर रहेगा, बाकी सारे का प्रशासन भारतीय करेंगे। एक तरह से स्वायत्त प्रशासन की तरफ ये उन्मुख होना था। क्लियर है। फिलहाल जब असहयोग आंदोलन चलाया गया तो असहयोग आंदोलन में फिर एक बार लक्ष्य रखा गया, क्या? स्वराज रखा गया। क्लियर है। और जब स्वराज की डिफिनेशन की बात आप करेंगे तो अभी भी औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति की बात नहीं है, बस सिर्फ इतनी सी बात है कि ब्रिटिशों का गाइडलाइन हो, ब्रिटिशों का केंद्रीय नियंत्रण हो, लेकिन जो शासन और प्रशासन का जो अधिकांश आधार है, जो प्रशासन में जो विसंगतियां हैं, जो शोषण के बिंदु हैं, उन्हें आप हटा दिया जाए तो हमें क्या है, मंजूर है। स्वराज असहयोग आंदोलन तक देखेंगे और इसी के दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान पूरे भारत में कई क्षेत्रीय आंदोलन आपको दिखाई देंगे, है ना। राजस्थान में, पंजाब में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, तो हर जगह थोड़ा थोड़ा क्षेत्रीय अंतर भी दिखाई देगा और इन क्षेत्रीय आंदोलनों को हम इसी के साथ देंगे। और ये जानते रहिएगा, कहा भी जाता है कि असहयोग आंदोलन जो था वो उसने क्या किया कि राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी और यहीं से आपका अखिल भारतीय आंदोलन शुरू हो जाता है। इसके बाद जितने भी आंदोलन होंगे अखिल भारतीय आंदोलन होंगे। अखिल भारतीय आंदोलन का मतलब यह हो गया कि आप पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्वोत्तर हर जगह में आंदोलन को देखेंगे। ये बात अलग है कि आंदोलनों में क्षेत्रीय प्रवृत्तियां थोड़ी सी अलग होंगी। यानी असहयोग आंदोलन जो उत्तर प्रदेश में होगा, कोई जरूरी नहीं है एज सच वो आसाम में भी आपको दिखाई दे, उसके पंजाब में भी वैसा दिखाई दे, ये कोई जरूरी नहीं था, बल्कि उसमें क्षेत्रीय कार्यक्रम क्या हुए, जुड़ते चले गए। श्योर, आगे बढ़ा जाए। असहयोग आंदोलन के दौरान यानी टारगेट अगर पूछा जाए कभी भी, जो गोले हमने यहां लगाए हैं ये सब पीटी के सवाल हैं, प्री के सवाल आपके दिखाई देंगे, है ना। तो असहयोग आंदोलन के बाद आप देखेंगे कई आंदोलन हुआ 1922 से लेकर के 28-29 तक, और आप देखेंगे 1922 से लेकर के 29 तक राष्ट्रीय आंदोलन में एक बार फिर आपको ठहराव दिखाई देगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन जब असफल हुआ, अखिल भारतीय आंदोलन था, है ना, और 1920 से 22 तक ये आंदोलन चला था। और जब आप 20 से 22 तक असहयोग आंदोलन को देखेंगे, जब असफल हुआ तो इतनी गहरी निराशा हुई लोगों को कि राष्ट्रीय आंदोलन में शून्यता की स्थिति आ गई। और मैंने आपको बताया कि जब भी राष्ट्रीय आंदोलन में शून्यता की स्थिति आती है तो क्रांतिकारी आगे आए और साथ ही साथ कांग्रेस में एक नया विकल्प आया, और वो विकल्प था किसका, स्वराजी आंदोलन। तो हम लोग स्वराज आंदोलन को देखेंगे, स्पेशली नेहरू और क्या कहते हैं, मोतीलाल नेहरू का ये वो था, क्या कहते हैं कि विचार था इसमें, और बंगाल के CR दास थे। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने ये स्वराज मूवमेंट चलाया था, है ना। और इसका उद्देश्य सिर्फ वही था कि टारगेट वही रखा जाएगा, लेकिन स्वराज ही रहेगा। लेकिन अब जो असहयोग होगा वो असहयोग क्या कहते हैं कि सड़कों पर नहीं होगा, बल्कि वैधानिक राजनीति होगा, यानी विधानसभाओं में और केंद्रीय संसद में हम जाकर के सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, राइट। स्वराजी के समय तो फिलहाल यही हुआ। उसके बाद जो दो पार्ट आपको दिखाई देगा, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट 1927 में आई, और 1927 है और ये है आपका 1928 है। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट में ये जो आपकी हेडिंग है वो है डोमिनियन स्टेट की बात है। स्वराजी आंदोलन तो असहयोग आंदोलन का आप ये समझ सकते हैं कि वैधानिक संस्करण था। असहयोग और स्वराजियों में कोई अंतर नहीं था। सारे कार्यक्रम, सारे लक्ष्य उन्होंने कांग्रेस के अंदर रखे, कांग्रेस के अधीन वो रहे, है ना। लेकिन अंतर सिर्फ उन्होंने ये रखा
कि अब वो चुनाव में भाग लेंगे, और सहयोग ने विधानसभाओं का भी बहिष्कार किया था। तो वैधानिक राजनीति की आप शुरुआत मान सकते हैं कि वैधानिक राजनीति में विश्वास मान सकते हैं स्वराज्य आंदोलन का, राइट। ये 1923 में हुआ, फिर 1927 में भी हुआ। तो लेकिन आप देखेंगे कि ये कह के तो गए थे कि हम सरकार का हर स्तर पर विरोध करेंगे, लेकिन समय और परिस्थितियां बदली, और जब उनकी रणनीति असफल होने लगी तो वो सरकार से सहयोग करने लगे। श्योर, क्लियर। तो निश्चित रूप से आप ये जानते रहिए कि ये बड़ी बुरी तरह से इनका जो अंतिम समय हुआ वो जनता में काफी अलोकप्रिय हुए, और फिर जाकर के कांग्रेस में तो थे ही, फिर कांग्रेस के कार्यक्रम से ये जुड़ गए। फिलहाल साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट में आप देखेंगे कि यहां पर जो लक्ष्य था, टारगेट था, वो था डोमेनियन स्टेट। जो डोमेनियन आप इसे मानिएगा, डोमेनियन स्टेट अधिक क्या कहते हैं कि क्लियर कट कॉन्सेप्ट था, अपेक्षाकृत अन्य पार्टों के अन्य जो लक्ष्य थे उससे ज्यादा क्लियर था डोमेनियन स्टेट। और डोमेनियन स्टेट में स्पष्ट रूप से डिवीजन किया गया कि केंद्रीय जो विषय हैं, जैसे रक्षा है, संचार है, मुद्रा है, विदेश है, इन चीजों का जो एडमिनिस्ट्रेशन हो उसके लिए सरकार स्वयं प्रत्यक्षतः ले ले, और उसके बाद जितने भी विभाग बचते हैं वो सारे विभाग भारतीयों को दे दिया जाए शासन प्रशासन के लिए। और अगर केंद्र में यह मॉडल सही होता है तो उसे क्या किया जाए, प्रांतों में भी लगा दिया जाए, राइट। और आपको बताऊं कि जब डोमेनियन स्टेट का लक्ष्य रखा गया नेहरू रिपोर्ट में, तो उसका भारतीय नेताओं ने ही कुछ विरोध किया, खास करके सुभाष चंद्र बोस ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, और हस्तक्षेप के द्वारा, गांधी जी के हस्तक्षेप से फिलहाल कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन यह भी अल्टीमेटम दिया कि अगर 1 वर्ष के अंतर्गत डोमेनियन स्टेट का लक्ष्य ब्रिटिश सरकार प्रदान नहीं करेगी तो क्या होगा, तो पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा जाएगा। और आप जानते हैं कि आप डिमांड कुछ भी करिए, ब्रिटिश सरकार देने के लिए तैयार नहीं थी। आप 100 मांग मांगेंगे तो धीरे से 1 मांग दे दे, वही बहुत बड़ी बात है। और जब 1 साल के अंतर्गत लक्ष्य नहीं रखा गया, तब 1929 से 1929 से आप देखेंगे तो भारत का जो लक्ष्य होगा 1929 से लेकर के 1947 तक, देखिए चारों ब्लॉकों में हमने यही लिखा कि पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता। यानी 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है, आप देखेंगे कि एक नए चरण में एंट्री किया, और वो रखा गया पूर्ण स्वतंत्रता। पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1929 से लेकर के 1934 तक। 35 हमने सिर्फ इसलिए लिख लिया कि प्रांतीय सरकारों का गठन है, 1 साल के लिए हम कहां से डिवीजन करें। तो मोटी मोटा ग्राफ हमारा ऐसा नहीं है कि हम मैथमेटिक्स का कोई ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ कर रहे हैं, बस ये तो केवल प्रवृत्तियां समझाने के लिए हमने लिखा है। तो ये आंदोलन 1934 में शुरू हुआ। ठीक उसी समय 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 आया और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। तो 1935 से लेकर के 1939 के दौरान आप देखेंगे पूरे राज्य में प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ, और ये प्रांतीय सरकारें स्वायत्त सरकारें थी। इसीलिए हमने आपको पिंक कलर से भी इसको शो किया कि इन प्रांतीय सरकारों ने इतनी बेहतर ढंग से काम किया, खास करके जो कांग्रेस लीड गवर्नमेंट थी, कि वहां जो ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि भारतीय लोग लोकतांत्रिक तरीके से शासन नहीं चला सकते हैं, उसका जो आपको जवाब प्रांतीय सरकारों के गठन में दिख जाएगा। कई संरचनात्मक कार्य किए गए, कई उन मुद्दों को उठाया गया जो राष्ट्रीय जो जनता के हितों से संबंधित था। वो सारे मुद्दे आप 1935 से 39 के दौरान आपको प्रांतीय सरकारों के गठन में दिखाई देंगे। श्योर है? चलिए, लेकिन आपको बताऊं 1939 में फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, और जैसे ही ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जो प्रांतीय सरकारों में जो कांग्रेस नीति सरकारें थीं, उन कांग्रेस नीति सरकारों ने क्या किया, जो कांग्रेस जहां लीड कर रही थी वहां पे जो उन्होंने किया कि इस्तीफा दे दिया और द्वितीय उसमें जो है एंट्री कर गए। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। हमने थोड़ा सा मेन पॉइंट को ही रखा गया, एक पॉइंट तो और लिख ही देना चाहिए। चलिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ से, सुभाष चंद्र बोस INA
INA का भी मिशन इसी समय देखेंगे। आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के द्वारा किया गया 1942 से 45 तक आपको दिखाई देगा। इसी दौरान क्रिप्स मिशन आए, कैबिनेट मिशन आए, और भी छोटे छोटे प्रस्ताव आए, जैसे अगस्त प्रस्ताव आया, शिमला प्लान आया, बॉबेल प्लान आया। उन सारे प्लानों की हम चर्चा करेंगे। केवल हमने माइलस्टोन्स लिख दिए, है ना। और इसी दौरान एक और प्रयास हुए, INA का, सुभाष चंद्र बोस का प्रयास हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करके, भारत पर आक्रमण करके प्रयास ये किया गया कि औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति का लक्ष्य हासिल किया जाए, है ना। और अंततः आप देखेंगे कि स्वतंत्रता की प्राप्ति 1947, है ना। बहुत में आप देखेंगे किस तरह आपने स्वतंत्रता की प्राप्ति को ब्लैक कलर से क्यों लिख दिया, है ना। तो आप जानते हैं कि ये जो स्वतंत्रता थी वो क्या थी, खंडित स्वतंत्रता थी। हाँ, आज हम मनाते जरूर हैं 15 अगस्त 1947 को, है ना, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थीं कि भारत था, अखंड भारत था, उसके दो भाग किए गए, पाकिस्तान और भारत। और ये सोचिए कि यह कितना अतार्किक विभाजन था कि मुश्किल से 20-25 सालों के अंतर्गत एक और विभाजन हुआ, और वो बांग्लादेश के रूप में दिखाई दिया, है ना। और पाकिस्तान की स्थिति क्या है कि कहीं अभी वो 1-2 और विभाजन के लिए तैयार है, कम से कम अंदर स्थितियां तो है ही। तो खैर, हमें किसी देश की, राष्ट्र की आंतरिक स्थिति पर यहाँ टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1971 में बांग्लादेश का होना ये बात जरूर बताता है कि जिस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को पाकिस्तान ने डिमांड किया था, उसके डिमांड का आधार इतना कमजोर था कि 20-25 साल के अंतर्गत उसका एक अलग विभाजन हुआ, राइट। तो यहां पर हमने आपको केवल एक मोटा लक्ष्य बताया। याद रखिएगा, इस चीज को ये दिमाग में आप बना करके रखिए, कम से कम इस पूरे एनालिसिस का एक सामान्य निष्कर्ष ये निकाल के चलिए कि अलग अलग चरण के जो लक्ष्य यहाँ पे पॉइंट आउट किए गए, उन लक्ष्यों को आज के डेट में आप तैयार करेंगे। ये लक्ष्य तो यहां से आप जान ही रहे हो, ठीक है। और उन लक्ष्यों के लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए, वो उसके नीचे जो प्रोग्राम्स हैं उनकी भी हमने चर्चा कर दिया। यानी मोटे तौर पर आज की क्लास में आज आपको घर पे बैठ करके 40-45 मिनट ग्राफ पे ही चर्चा करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं, चिंतन करिए और देखिए, सोचिए कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का विकास क्रम कैसा रहा है। जब हम लोग एक एक ब्लॉक को डिस्कस करेंगे, है ना। अभी तो भागीदारी की तो बात ही छोड़ दीजिए, अभी आज की ही क्लास में इसके बाद हम लोग कांग्रेस की स्थापना देखेंगे, और तब ना हम लोग 1885 से 5 देखेंगे। क्लियर है। तो एक एक ब्लॉक को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा याद में रखिएगा, हमने कल भी चर्चा किया था और आज भी चर्चा कर दे रहा हूं कि सामाजिक आधार एवं वर्गीय, सोशल बैकग्राउंड, सामाजिक आधार और वर्गीय विश्लेषण, क्लासिफिकेशन, वर्गीय विश्लेषण, सामाजिक आधार और वर्गीय विश्लेषण को आप लोग जरूर चर्चा करिएगा इसमें। श्योर है, राइट। तो ये आपका रहा। फिलहाल एक चीज और भी जानते रहिए, इसी चीज को हमने एक टेबल में भी शो किया कि आप कम से कम एक बार ऐसे भी लिख के देख लेंगे कि 1885 से लेकर के 1947 तक उदारवादी चरण रहा, औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी इसका लक्ष्य रहा। सेम चीज है ये, 1905 से 7 ये रहा, 1908 से 7 से 15 क्रांतिकारी चरण रहा, औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति, होम रूल, स्वशासन, असहयोग, स्वराज, 22 से 29 औपनिवेशिक स्वराज, और 29 से लेकर के 47 तक पूर्ण स्वतंत्रता। जो चीज वहां ग्राफ में दिखाई गई थी वो चीज आपको यहां पे भी दिखाई, यहां उसे हमने लिख दिया कि आप लोग थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट करेंगे, लिखेंगे तो थोड़ा सा आसानी रहेगी, जब पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हुए रूप में देखेंगे तो। क्लियर। लेकिन एक बात और जानने की जरूरत है, क्या सब कुछ एक जैसा रहा, सब कुछ अच्छा ही रहा? अगर आप देखें कि तो क्या सारी प्रवृत्तियां सकारात्मक ही रही? आप अगर देखें